नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संगठन का अर्थ, संगठन की परिभाषा और संगठन के महत्व के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले संगठन क्या होता है यानी कि संगठन का क्या अर्थ है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि संगठन अंग्रेजी पर्यायवाची, जो अंग्रेजी का पर्यायवाची है ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, इससे मिलकर बना हुआ है या हम बात करें इससे लिया गया शब्द है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति ऑर्गेनाइज्म से हुई है जिसका अभिप्राय उस संरचना से है जो विभिन्न भागों में विभक्त हो तथा जिसे एक समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण इकाई से जोड़ना आवश्यक हो। देखिए, संगठन का मतलब होता है कि जो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई हो और जिसे एक चीज से कंट्रोल किया जा सके या एक चीज से जोड़ा जा सके। जैसे यहां पर कहा है कि जो विभिन्न भागों में विभक्त हो और जिसे एक समन्वित, जो समन्वित का मतलब होता है जो उसमें मिली जुली हो, ठीक है ना, समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण इकाई से जोड़ा जा सके, यानी कि जो सबको एक तरीके से कनेक्ट करके रख सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बॉडी पार्ट है, ठीक है ना, ये सभी क्या हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और किस एक चीज से जुड़े हुए हैं, हमारे मस्तिष्क से। यानी कि हमें दिमाग जो क्या करता है, वो आदेश देता है तो उसके हिसाब से हम जो हमारे बाकी के पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो एक हमारा बॉडी पार्ट एक प्रकार से क्या होगा, हमारी जो शरीर की रचना है वो एक प्रकार से संगठित का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि संगठन क्या होता है। संगठन का मतलब जो विभिन्न भागों में बटा हुआ है, जैसे हमारी बॉडी विभिन्न भागों में बटी हुई है, अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है और यहाँ पर इसको एक केंद्रित, एक समन्वित रूप से सामंजस्य स्थापित कर रहा है इसका एक केंद्र, उसे हम कहते हैं मस्तिष्क। ठीक है ना, तो ये जो है ये एक संगठन का स्वरूप हम देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो इसने दिया है प्रत्येक औद्योगिक संस्था अनेक विभागों में विभक्त रहती है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट में बटी हुई है उसी प्रकार से हर उपक्रम, हर संगठन संस्था जो होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी रहती है। जिसमें क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, विभागों में बटी रहती है और उन विभागों पे कोई एक चीज से वो कनेक्ट रहती है। आगे इसने दिया है कि ये सब विभाग अपने अपने निश्चित और निर्धारित कार्यों को करते हैं। अब इनको देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्यों बांट दिया जाता है, ताकि ये जो काम कर रहे हैं उनको निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य दिए जाते हैं जिनको वो आसानी से पूरे कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात करें तो संगठन क्या होता है, तो संगठन एक ऐसा स्वरूप है, ऐसी संरचना है, ऐसा ढांचा है जिससे हम किसी भी उपक्रम को क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किसी भी उपक्रम को हम अलग अलग डिवाइड में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल का संगठन कैसा होगा, तो देखिए उसमें क्या होता है, अलग अलग सबसे पहले तो कैटेगरी बांट दी जाती है, मिडिल है, प्राइमरी है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन वाइज अलग अलग बांट दिया जाता है। उसके बाद सेक्शन के बाद क्लासें अलग अलग बांट दी जाती है। क्लासों के बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज अलग बांट दिया जाता है। तो आप वहां पर अगर संगठन देखेंगे तो टीचर्स क्या होते हैं, अलग अलग बटे रहते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव वाइज अलग अलग रहते हैं। तो इस टाइप से इसको हम क्या कह सकते हैं, एक संगठन कह सकते हैं। ऐसे ही बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो कोई भी उपक्रम हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर हर डिपार्टमेंट को क्या कर दिया जाता है, या फिर हम बात करें उस उपक्रम को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। इन डिपार्टमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। क्योंकि देखो इन सबका जो पर्पस होता है वो एक ही पर्पस होता है कि अपने जो निर्धारित लक्ष्य उनको प्राप्त करना। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन्हें क्या करना होता है, तो संगठन करना पड़ता है। तो प्रबंध का जो ये कार्य होता है, संगठन भी एक प्रकार से क्या है, प्रबंध का कार्य। तो प्रबंध का जो ये कार्य होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर आपने संगठन ठीक से नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में उसका नुकसान या खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। चलिए इसके आगे की परिभाषा से हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि संगठन और क्या क्या हो सकता है। तो परिभाषा यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर प्रोफेसर लुई हेने। अब लुई हेने का क्या कहना है, तो इन्होंने कहा है किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन है। देखो आपका कोई उद्देश्य या पर्पस है, आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसने दिया है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण काम करना, यानी कि उनमें समन्वय बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जिन लोगों को इकट्ठा किया है, संगठित किया है उस किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो आप उनमें मैत्रीपूर्ण कार्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप तुरंत अपने दोस्तों को क्या करते हैं, फोन लगाते और बोलते ले भाई इधर आके मिलना है यार भैया, ठीक है ना। तो आप उन लोगों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर, और क्यों कर रहे हैं, तो इसमें एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि फलाना
फलाना आदमी ने आपके साथ कुछ किया है गलत, तो आप उसको क्या करना चाहते हो, उसके साथ मारपीट करना चाहते हो या उसे उसकी सजा देना चाहते हो। तो ये जो आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो, पर्पस की वजह से। अब ये इकट्ठा जो हो रहे हैं, इन सभी में आपस में क्या होगा, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, वो सब आपके मित्र हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो आपके लिए काम करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोफेसर लुईस हेने ने कहा है कि किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगली हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर मैक फार्लैंड ने भी कुछ कहा है कि संगठन का आशय व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह से है। व्यक्तियों के विशिष्ट समूह, एक ग्रुप, जो ग्रुप बन जाता है। हम जब, जैसे कि मैंने कहा है कि आपने अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया है, किस चीज के लिए कि यार फलाना आदमी ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो उसको आपको यहाँ पर पीटना है, मारपीट उसके साथ करनी है। तो देखो ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, तो ये क्या है, ये विशिष्ट समूह से है, ठीक है ना। तो संगठन का आशय उन व्यक्तियों के विशिष्ट समूह से है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अब वो सब मिलकर के क्या करेंगे, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, और उद्देश्य क्या है, फलाना को भैया आज उसको मजा चकाना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसको हम क्या कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। ऐसे अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं, उपक्रम की बात करें, तो वहां पर भी हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसका संगठन कर लेते हैं, ठीक है ना, या उस चीज को हम संगठन कहते हैं। अगला हम यहाँ पर देखें तो मोने एवं रेले ने भी कुछ कहा है, उनके डेफिनेशन में क्या कहा है, तो संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्य का एक समुदाय है। एक समुदाय, एक संघ है, एक ग्रुप है, इनको हम जिस अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो संगठन क्या है, एक सामान्य हितों की पूर्ति के लिए, हित मतलब वही उद्देश्य की बात हो गई यहाँ पर, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य का एक समूह जो है वो क्या है, वो संगठन है। आगे बात करें तो आरसी डेविस ने भी कुछ कहा है, संगठन पूर्णतः व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयोग प्रदान करता है। देखो इस परिभाषा में, और मैंने जो आपको यहाँ पर जो हमारी शारीरिक संरचना के बारे में आपको बताया है कि हमारी जो बॉडी जैसे बनी हुई है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। इन्होंने कहा है कि संगठन पूर्णतः उन व्यक्तियों का एक समूह है, जैसे हमारे बॉडी जो है वो उन पार्ट्स का एक समूह है, या हम बात करें एक ढांचा है, जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। अभी देखो हमारी बॉडी का नेता कौन है, वो मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क क्या करता है, निर्देश करता है, डायरेक्शन देता है हमें, ठीक है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे कौन काम करवाता है, तो हमारा माइंड जो है वो काम करवाता है। तो संगठन में भी वही है कि उसका एक नेता होता है और बाकी जितने भी जो व्यक्ति हैं जुड़े हुए हैं उस समूह से, वो सभी उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संगठन क्या होता है, उसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले देखते हैं यहाँ पर कि संगठन के महत्व क्या है, यानी कि जो उपक्रम होता है उसमें संगठन का कितना महत्व है, या फिर जो हम प्रबंध कर रहे हैं, हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट में संगठन कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने संगठन करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, तो किसी को भी भीड़ को उठा करके हम ले आए और इकट्ठा कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। संगठन करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और अगर हम एक अच्छा संगठन करते हैं तो इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे जैसे बेनिफिट हमें मिल सकता है कि प्रशासन तथा प्रबंध की दक्षता या क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए अगर आप एक अच्छा संगठन करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं और आप लोगों को अच्छा चुनाव करते हैं, उनको इकट्ठा अच्छा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो दक्षता है वो बहुत अच्छी, उसमें वृद्धि हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, तो अगर हम बात करें जैसे कि आपने अपने जो उपक्रम है उसमें कार्यों के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए, और डिपार्टमेंट करने के बाद आपने उस पर उनकी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को बिठा दिया है, ठीक है ना। तो उन व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर आप क्या कर सकते हो, उनकी कार्यकुशलता का क्या कर सकते हो, लाभ ले सकते हो। तो ये माना जाता है कि आपका संगठन यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। अगला हम देखें तो विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। देखो विशिष्टीकरण क्या होता है, जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं किसी कार्य को, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्टीकरण कहते हैं। या फिर हम देखें तो विशिष्टीकरण का मतलब हो गया विशेषज्ञ के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी कि हमने क्या कर दिया है, कार्यों की विशेषता के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर मैं एक स्कूल की अगर बात करूं, तो देखो स्कूल में क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का विशिष्टीकरण हो गया। अब जिसको हिंदी आती है उसको मैं बोलूं कि ये तेरे को अंग्रेजी पढ़ानी है, तो ये मेरा संगठन थोड़ा सा क्या हो गया, बिगड़ जाएगा, यानी कि मैंने कार्य के हिसाब से व्यक्तियों का चुनाव नहीं किया है, ठीक है ना। तो विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, तो संगठन की मदद से मिलता है। यानी कि आप अगर किसी चीज का संगठन कर रहे हैं, आप अपने उपक्रम का संगठन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि आप उन व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों को आप इकट्ठा कर रहे हो जिस पोस्ट के लिए, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए, तब जाके ही वो आपका संगठन सफल माना जाएगा। और इसका महत्व क्यों है, तो इसमें विशिष्टता का गुण देखा जाता है, या विशिष्टता को
प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आप कार्य के हिसाब से क्या करते हो, अलग कैटेगरी में बांट देते हो। उससे आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे वो बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है, ठीक है ना। और आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जब एक एक लकड़ी को वो तोड़ते हैं, एक किसान के बेटों की कहानी सुनी होगी आपने। वो किसान अपने बेटों को बुलाता है और बोलता है, बेटा एक एक लकड़ी तोड़ो, तो सब तोड़ देते, लेकिन वो एक गट्ठा नहीं टूट पाता है। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे हम देखें यहाँ पर, तो अगला आता है उपक्रम के विकास में सहायता। उपक्रम यानी कि हमारा जो संस्थान है, इसका विकास कब हो पाएगा, जब हम एक टीम वर्क लेकर के काम करेंगे, या फिर हमारा संगठन जो है वो एक अच्छा संगठन होगा, तब जाके इसका क्या होगा, विकास होगा। देखो, हमें जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों तक अगर हमें पहुंचना है, तो हमें अकेले अगर चलेंगे तो हम शायद ही पहुंच पाएंगे, लेकिन हम ग्रुप के साथ चलेंगे, समुदाय के साथ चलेंगे, एक टीम वर्क करके चलेंगे, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक क्रिकेट की जो टीम होती है, वो टीम में सारे प्लेयर अगर चलते हैं तो टीम विजयी होती है। ऐसा नहीं है कोई एक प्लेयर गया और अच्छा सा चल गया, लेकिन बाकी के जो 10 प्लेयर हैं वो नहीं चल पाए, तो ऐसी कंडीशन में टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहां पर भी यही कहा गया है कि उपक्रम के विकास में सहायता। अगर आप अच्छा संगठन करते हो, तो इससे आपका उपक्रम जो है उसका विकास ही होगा, ठीक है ना। अगली महत्व, अगर अगले देखें हम इसका कि क्या महत्व है ये संगठन हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगला आता है उत्पादकता में वृद्धि। प्रोडक्शन, आप अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा पाओगे, ठीक है ना। आपका जो इंडस्ट्री में है, अगर आपने संगठन अच्छा किया है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। सर कैसे बढ़ेगा, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। संगठन का मतलब होता है कि आपने किसी अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो आपने प्लानिंग की है, जो, या फिर हम देखें आपने जो कार्य डिसाइड किया है, जो ढांचे बनाए हैं, उन ढांचों में अगर आप सही व्यक्ति को नियुक्त करते हो, एक सही इंसान को बिठाते हो, यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार अगर आप उस इंसान को बिठाते हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका भरपूर उपयोग किया जा सकता है, या हम बात करें उसकी कार्य कुशलता का लाभ लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी कंप्यूटर के वर्क में अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाऊं जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, काफी अच्छे से आता है, तो यहां पर मेरा संगठन क्या होगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन मैं अगर किसी कंप्यूटर वाले काम में किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा देता हूं जिसको कंप्यूटर का एबीसीडी भी नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास से जो उत्पादन है वो ठीक से नहीं निकल पाएगा। तो प्रोडक्शन में वृद्धि कब होगी, जब आपका संगठन अच्छा होगा। अगला हम देखें तो अगला आता है समन्वय स्थापित होना। देखिए, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि मैत्रीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सब लोग मिलकर के तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच एक समन्वय होना जरूरी है, समन्वय स्थापित होना जरूरी है। तो हम जब कार्यों का बंटवारा जो करते हैं, या विशिष्टीकरण जो करते हैं, या वर्गीकरण जो करते हैं, वो इसी आधार पे करते हैं। तो हमारा जो संगठन है वो क्या करता है, वो समन्वय स्थापित करता है, वो तालमेल बिठाता है कि आपने क्या कर दिया, एक को पैकिंग डिपार्टमेंट दे दिया, एक को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे दिया, एक को रॉ मटेरियल वाला डिपार्टमेंट दे दिया। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बन जाता है, तो इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से समझता है, और इस कारण वो उसके सभी के बीच में क्या रहता है, एक समन्वय स्थापित हो पाता है। आगे हम देखें इसका और क्या महत्व है, तो अगला मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। देखिए, मानवीय संसाधन, हमने संगठन जो हम कर रहे हैं उसमें भौतिक संसाधन भी आते हैं और मानवीय संसाधन भी आते हैं, लेकिन इस संगठन की जो बात हो रही है, इसमें आप क्या कर रहे हो, जिन व्यक्तियों को आप नियुक्त कर रहे हो कार्य के हिसाब से, वो व्यक्तियों के सर्वोत्तम उपयोग की बात हो रही है। अगर आपका संगठन बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे व्यक्ति को उसी पद पे बिठाओगे, या उसको वही कार्य सौंपोगे जो उसकी योग्यता है, यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार कार्य अगर उसको दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उस मानवीय संसाधन, जो हमारे मजदूर वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनका बखूबी तरीके से उपयोग हम करवा पाएंगे। अगला हम बात करें तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। देखिए, अगर कोई कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुसार किसी कार्य को करता है, या वो उसी कार्य को करता है जिसमें उसका मन लगता है, तो ऐसी कंडीशन में वो वहां पर ईमानदारी से काम करना पसंद करता है, क्योंकि उसको मजा भी आता है, और दूसरा ये है कि वो अपनी कार्य कुशलता को और बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना, उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में वो उस कार्य के प्रति बेईमानी ना करते हुए ईमानदारी से कार्य करता है, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो जाता है। तो संगठन करते समय में इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि हम जिन व्यक्तियों को जिस पद पर बिठा रहे हैं, जिस पद पर नियुक्ति कर रहे हैं, या जिस जो हमने वर्गीय कार्य बांटे हैं, उनमें उन कार्यों में खाना पूर्ति करने के लिए हम जिन व्यक्तियों को बिठा रहे हैं, वो
ऐसे व्यक्ति को बिठाएं जो उस कार्य में निपुण हो। ठीक है, अगला हम बात करें मनोबल में वृद्धि। देखिए, अगर आप किसी कर्मचारी को इकट्ठा कर रहे हो या संगठित कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों को संगठित कर रहे हो उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से अधिकार भी देते हो दायित्व के साथ साथ, तो उनका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उस कार्य को करने में उन्हें मजा आता है। और जब किसी कार्य को करने में हमें मजा आता है या हम उस कार्य को बहुत बखूबी तरीके से करते हैं, तो उससे हमारा मनोबल क्या होता है, और बढ़ने लगता है। तो संगठन का महत्व क्या है, वो ये है कि ये हमारे जो कर्मचारी है उनका क्या करता है, मनोबल बढ़ा देता है, यानी कि मनोबल में वृद्धि करता है। अगला आता है प्रबंधकों का विकास। देखिए, ये सब काम कौन कर रहा है, एक मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट क्या करता है, अपने सभी कार्यों को अपने कर्मचारियों में बांट देता है, क्योंकि उसने वही संगठन किया। जैसे हमारे माइंड ने क्या कर दिया, माइंड का काम क्या है, डायरेक्शन देना। बाकी काम कौन करता है, माइंड थोड़ा ना कर रहा है, बाकी तो ये जितने भी बॉडी के पार्ट है ये काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रबंधकों का विकास होता है। ठीक है, वो अब उनमें, और क्योंकि वो काम से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर देखें तो उनका जो जितना भी काम था उन्होंने आपस में बांट दिया है। अब वो काम से फ्री हो जाते हैं, ताकि उनके बारे में वो आगे और सोच सकते हैं, भविष्य में और क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज के लिए उनके पास वक्त हो जाता है। लेकिन अगर हम संगठित नहीं करें, यानी कि एक व्यक्ति सारा काम कर रहा है, तो उसको फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर संगठन नहीं होता है तो हम प्रबंधकों का विकास नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमने संगठन किया है तो इससे प्रबंधकों का विकास भी आसानी से हो जाता है। अगला और लास्ट हम देखें यहाँ पर नियंत्रण में सुधार। देखिए, कंट्रोलिंग प्रबंधक का एक अंतिम कार्य है, लेकिन अगर संगठन अगर अच्छा होगा तो कंट्रोलिंग आपकी एंड क्या अभी से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपने सही तरीके से संगठन किया है तो आपको नियंत्रण करने में इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ये थे आज के जो मोस्ट टॉपिक्स, उसमें हमने देखा कि संगठन का अर्थ क्या है, संगठन की परिभाषा और संगठन के कुछ महत्व हमने समझे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।